नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुद्दा में आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान की और भारत की, और क्या चेतावनी से पाकिस्तान मानेगा इस सवाल की, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से कहा है कि वह आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करे और पीओके के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्र में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों और लॉन्च पैडों को नष्ट करे या फिर परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहे। जम्मू के अखनूर में टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में 9वें सशस्त्र बल दिग्गज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे लोग पीओके कहते हैं, उसके बिना अधूरा है और उसे हर हाल में वापस लेकर रहेंगे। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच दिल की दूरियों को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दृढ़ दृष्टिकोण की तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना इस दूरी को पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कई दशकों में पिछली सरकारों ने जानबूझकर या अनजाने में कश्मीर के साथ अलग व्यवहार किया है, जिससे हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के बीच अलगाव की भावना और गहरी हो गई। हालांकि पीएम मोदी की कोशिशों से अतीत के वे काले दिन अब खत्म हो चुके हैं। आज कश्मीर के लोग देश की मुख्य धारा में शामिल हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी भारत के साथ रहना चाहते हैं ताकि उनका भी विकास हो सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके पाकिस्तान के अवैध कब्जों से मुक्त होगा। तो क्या पीओके को हासिल करने के लिए भारत की कोई ठोस रणनीति है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा है उसके कुछ मायने अलग हैं? क्योंकि जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और स्पष्ट शब्दों में इसे साफ कर दिया है कि वो अपने क्षेत्र में होने वाले आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को नष्ट करे। इसके साथ ही जम्मू के अखनूर में जब वे टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड के 9वें सशस्त्र बल यानी दिग्गज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे, तो उन्होंने चेतावनी भरे लहजे से कहा कि पीओके के अंदर और आसपास आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों और लॉन्च पैडों को नष्ट करे या फिर परिणामों को भुगतने के लिए या उसका सामना करने के लिए तैयार रहे। उनकी पूर्व चेतावनी का लहजा और भाव स्पष्ट था। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के घृणित कृत्यों पर परिणामी भारतीय प्रतिक्रिया के संबंध में अनुमान लगाने के लिए एक व्यापक गुंजाइश छोड़ी, जिसका शाब्दिक अर्थ ... था। पीओके की भूमि का इस्तेमाल आतंकवाद के खतरनाक और विश्वासघाती कारोबार को चलाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वह स्पष्ट शब्दों में बताना चाहते हैं कि आज भी वहां आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। सीमा से लगे इलाकों यानी पीओके के क्षेत्र में लॉन्च पैड बनाए गए हैं और हमारे पास इसकी प्रामाणिक जानकारी है। भारत सरकार इससे पूरी तरह वाकिफ है। पाकिस्तान को इसे खत्म करना होगा और अपनी घिनौनी हरकतों को बंद करना होगा, नहीं तो ... रक्षा मंत्री ने अपने वाक्य को शब्दशः इस तरह समाप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बिना अधूरा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच दिल की दूरियों को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दृढ़ दृष्टिकोण की पुष्टि की है। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 को हटाना इस दूरी को पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जल शक्ति मंत्री जावेद राणा, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री सतीश शर्मा, सांसद जुगल किशोर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के बीच की दूरियों को पाट रही है। रक्षा मंत्री ने इस अवसर को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अखनूर में मनाया जाने वाला वेटरन्स डे इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कई दशकों में पिछली सरकारों ने जानबूझकर या अनजाने में कश्मीर के साथ अलग व्यवहार किया है, जिससे हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के बीच अलगाव की भावना और गहरी हो गई। उन्होंने कहा कि वह इतिहास के उन अध्यायों में और गहराई से नहीं जाना चाहते।
उन्होंने यह भी कहा कि अतीत के वे काले दिन अब खत्म हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार और उसके दृढ़ संकल्प की सबसे बड़ी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच की दूरी को पाटना है। और राजनाथ सिंह के ये बयान क्या मायने रखते हैं? पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकवाद को स्पॉन्सर करता रहा है, यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब भारत इस मामले को चुपचाप देखने और सहने वाला नहीं है। क्या उन्होंने जो कहा उसके कुछ और मायने हैं? आज इसी पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब सामरिक मामलों के जानकार हैं। इसके साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब भी जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। ब्रिगेडियर साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की बात होती है तो आर्मी उसमें सबसे ज्यादा प्रासंगिक यानी रिलेवेंट रहता है। ऐसे में अब आपको लगता है भारत के रक्षा मंत्री होने के नाते राजनाथ सिंह ने जो बात कही है वह बात इस बात की ओर इशारा करता है कि अब भारत सहने या बर्दाश्त करने या झेलने या टॉलरेट करने वाले पोजीशन में नहीं है। अब भारत जवाब देने वाले पोजीशन में है। और जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लगातार टेरर कैंप्स चलते रहे हैं आज से नहीं जमाने से, और वो एक तरह से लॉन्च पैड रहे हैं भारत में इन्फिल्ट्रेशन के लिए, वहां से आतंकवाद को यहां आतंकवादियों को भेजने के लिए, ऐसे में वो जो अब भी चल रहा है, क्या यह स्पष्ट निर्देश है कि पाकिस्तान अब जाग जाओ वरना काफी दिक्कतें होने वाली है? ब्रिगेडियर साहब, देखिए आपने सही कहा, क्योंकि कई वर्षों से मैं ये सुन रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में कश्मीर कार्ड खेला जाता है, क्योंकि वहाँ कोई भी सियासत बिना कश्मीर कार्ड के मुकम्मल नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो दिए जाते हैं। राजनाथ सिंह साहब ने भी कई बार इस तरह के वक्तव्य दिए हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें एक ही मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस सरकार से या राजनाथ सिंह साहब के जो वक्तव्य दिया है कि हम केवल इस तरह की अगर घुड़की देते रहेंगे या केवल स्टेटमेंट देते रहेंगे तो ये बात पाकिस्तान को भी समझ में आ गई है कि केवल हम स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद एक्शन कुछ नहीं होता है। अच्छा। और आप ये देखिए, जब ये सरकार की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी तब रियासी में इस तरह का कांड किया गया था, तो सरकार को उसी समय इस तरह के स्टर्न एक्शन लेने चाहिए थे। और आज की तारीख में इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इस तरह की रिसोर्स और रीच अवेलेबल है इंडियन आर्मी के पास कि बिना बॉर्डर क्रॉस किए वो इस तरह के जो कैंप्स हैं या जो दहशतगर्दी में तंजीमें जो इन्वॉल्व हैं या जो लोग एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको खत्म किया जा सकता है, उनको नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इजराइल, अमेरिका इसके कई उदाहरण हैं। तो हमारे यहाँ केवल इसको या तो इलेक्शन के लिए या इस तरह से वो आपने बड़ा अच्छा शेर सुना होगा कि पता कहता ना कि बॉर्डर पे तनाव है, पता करिए क्या कहीं चुनाव है। हाँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं, डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते हमें इन जो वर्ड्स हैं इनको एक्शन में तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये देखिए कि जो हमारे इंसानी जो कैजुअलिटीज है उनकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं रह गई है, क्योंकि 1 या 2 दिन शोक व्यक्त किया जाता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, उसके बाद 2 दिन बाद कोई उसको पूछता नहीं है। हालांकि आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ लोग मतलब उनके प्रति रेस्पेक्टफुल तो हैं लेकिन केयरिंग नहीं है, क्योंकि अभी आपने वेटरन्स डे का जिक्र किया, अभी 14 तारीख को हुआ था, तो कई इस तरह की वीर नारीज हैं या कई इस तरह के ऐसे परिवार हैं, वीर परिवार हैं जो अब भी दरबदर घूम रहे हैं या जो वादे सरकारों ने किए थे वो नहीं किए हैं। तो हमें अगर वाकई इस डायरेक्शन में कुछ सोच रहे हैं तो हमारी सेना को आदेश मिलने चाहिए, और सेना काफी केपेबल है, क्योंकि जिस तरह की जियो स्ट्रेटेजिकल इम्परेटिव्स देखने को मिल रहे हैं, बांग्लादेश भी अब आपके हाथ से निकलता जा रहा है, बिल्कुल या निकल गया है, पाकिस्तान आपके साथ नहीं है, नेपाल हुंकार भर रहा है, श्रीलंका का झुकाव उसके लिए है, मालदीव ने खुल के चुनौती आपको दी थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए केवल चुनाव के लिए इस इमोशनल कार्ड को खेलना शायद भारत में अब ये चलने वाला नहीं है।
हमें या तो एक्शन लेना पड़ेगा या हमें चुपचाप जो स्टेटस को की जो स्थिति है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके ब्रिगेडियर साहब, संजीव साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव साहब देखिए, आर्टिकल 370 सर जब स्क्रैप हुआ उसके बाद भी बेहद स्वाभाविक सी बात है, जो तनावपूर्ण स्थिति थी, जो इन्फिल्ट्रेशन था, कुछ हद तक लगाम तो लगी, लेकिन आतंकवादी कहीं ना कहीं अभी भी अपने मंसूबों में सफल होने की ओर अग्रसर हैं। हमने कितनी दफा देखा, रिसेंटली भी देखा, कितने सारे वहां पर मिलिट्री जवानों के ऊपर, आर्मी के अफसर्स के ऊपर, सैन्य कर्मियों के ऊपर उन्होंने हमला किया है। ऐसे में सर आपको लगता है, जिस ओर ब्रिगेडियर साहब इशारा कर रहे थे कि कथनी और करनी, इन दोनों चीजों के बीच के फाइन लाइन को हमें अब पाटने की जरूरत है? आपको लगता है, चूंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बलोच के लोग हैं, मुजफ्फराबाद वो सब इलाका है, काफी रेजेंटमेंट है सर वहां के लोगों में भी पाकिस्तान के प्रति, काफी विरोध होता है पाकिस्तान के सरकार के प्रति। ऐसे में लगता है कि अब जो खाई है उसको पाटने का वक्त आ गया, और एटलीस्ट जो आतंकवाद वाले स्तर पर हम बात कर रहे हैं, तो हमें अब जवाब देने की ज्यादा और ज्यादा जरूरत है। श्रीवास्तव साहब देखिए, कुणाल जी, पाकिस्तान को इस सरकार के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है उसके द्वारा जवाब दिए गए हैं, और ये जवाब हमने वहां पर उनकी सीमा के अंदर जाकर के दिए, और उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है। और उसके अलावा अगर अपनी सीमा में ऑपरेशंस की बात करें तो 2017 से ही ऑपरेशन ऑल आउट भी लगातार जारी है। और उसके वजह से जम्मू कश्मीर में, और विशेष रूप से अगर मैं कश्मीर घाटी की बात करूं तो उसमें आतंकवाद की जो घटनाएं हैं बहुत ही कम हुई हैं। और चाहे वो लश्कर-ए तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले जो छोटे बड़े आतंकी संगठन जो वहाँ पे एक्टिव रहते थे कश्मीर घाटी में, उनके सरगनाओं को ढेर किया जा चुका है, और जो बच्चे खुचे हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं। और जाहिर है कि अब उन्होंने कायरों की तरीके से पीर पंजाल और जो पुंछ और राजौरी के जंगल है वहाँ पर अपना शरण ले रखा है, हाइड आउट बना रखा है, और कुछ देश के गद्दारों, देश के दुश्मनों ने उनको एक शरण देने का भी काम किया है, ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल इत्यादि की भूमिका निभाते हुए। तो ये अवश्य है कि आतंकी काफी दबाव में, और आतंक को सपोर्ट करने वाला जो पाकिस्तानी तंत्र है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी दबाव में रहता है। लेकिन मैं दत्ता साहब से सहमत हूँ कि हाल के समय में जिस तरीके से जम्मू के क्षेत्र में आतंकियों ने अपना हाइड आउट बनाया है, और जैसा कि हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अभी हाल के की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उसमें कहा कि 80% ऐसे जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। तो ये अवश्य है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान ने भेजा है, और उन आतंक की जो जड़ें हैं उस पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और आज हमारे पास स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं, जिसके माध्यम से ऐसे जो टेरर कैंप है उसके ऊपर हम हिट कर सकते हैं और उसके ऊपर हमला बोल सकते हैं। और जाहिर है कि ये जो कार्रवाई होगी, जब भी भारत ऐसी कार्रवाई करता है तो वो किसी राष्ट्र के संप्रभुता का वायलेशन इसको नहीं कहा जा सकता। ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयां होती हैं, और अभी पाकिस्तान ने तो हाल में पटकिया में, अफगानिस्तान में जाकर के ऐसी कार्रवाइयां की हैं। तो पाकिस्तान इस तरह के कहने का कोई मुंह नहीं रखता कि भारत ने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई क्यों की है। तो ऐसे में भारत के पास ऑप्शंस हैं कि भारत इस तरीके की आतंकवाद विरोधी जो कार्रवाई है वो कर सकता है। भारत ने जो बालाकोट की स्ट्राइक की थी वो भी एक एंटी टेरर ऑपरेशन था, सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी वो भी एंटी टेरर ऑपरेशन था, और भविष्य में भी एंटी टेरर ऑपरेशन हो सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि भारत के इस लीडरशिप के द्वारा, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वयं समय समय पर ये जो बातें कही जाती हैं उसमें मैं ये नहीं देखता कि कथनी और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं, चाहे स्टैंड ऑफ स्ट्राइक ही क्यों न की जाए, उसके लिए बड़े तैयारियों की और बड़े ही प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ओपिनियन को जिस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। तो ये बड़ा एक कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी के तहत इस तरह के ऑपरेशन होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि पाकिस्तान की तरफ से हरकतें ऐसी जारी रही तो वो दिन दूर नहीं कि आप एक नया जो ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर देखेंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि ये सरकार अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाएगी, और पाकिस्तान को एक बार फिर से तीसरी बार भी इस तरीके का जवाब दिया जाएगा। और उस तरीके का जो समय है वो आ रहा है। ये जो बयान है
जो इस तरीके के दिए जाते हैं वो एक तरीके का बिल्डअप है। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना चाहिए, उसको जरा भी हल्के में न ले तो अच्छा होगा। और चाहे रक्षा मंत्री के बयान हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के स्वयं बयान हो, ये सारे बयान एक के ऊपर एक उसको बिल्डअप कर रहे हैं उस वातावरण को। और वो दिन दूर नहीं किस तरीके के ऑपरेशन हो सकते हैं, इस तरीके के सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं भारत की सुरक्षा एजेंसी के समक्ष। तो ये मेरा मानना है कि ये जो सरकार आज की सरकार है, एक नया भारत है और आतंकवाद के प्रति जो हमारा अप्रोच है वो जीरो टॉलरेंस का है। लेकिन ऑब्वियसली हम जो भी स्ट्राइक करते हैं, और दूसरी एक बात मैं और से कहना चाहता हूँ कि एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस सरकार का और आज के इस नए भारत का अप्रोच ये भी है कि हम किसी न किसी घटना को न तो कभी भूलेंगे और न उसे माफ करेंगे। ये अमेरिका, इजराइल की जिस तरीके की नीतियां होती हैं, अमेरिका भी अपने गुनाहगारों को कभी माफ नहीं करता, उसमें चाहे 10 वर्ष लग जाए, 20 वर्ष लग जाए, उसको हार्ड परस्यू किया जाता है उसको। तो इस तरीके की मानसिकता आज के समय की है भारत की। और भारत ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं लेता है। ठीक है श्रीवास्तव, उचित समय पर उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, ओके। दत्ता साहब देखिए, एक तो आर्मी के जवान जो लगातार बॉर्डर्स पर तैनात रहते हैं, उनके मनोबल पर जब कोई आतंकवादी हमला करता है क्या कुछ असर पड़ता है? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है सर कि पाकिस्तान से जब हमारी लड़ाई हुई है, चाहे 1965 की बात करें, 71 की बात करें, 99 की बात करें, हमने हमेशा उसे पटखनी दी है। फिर भी हम इस पोजीशन में, हम स्टेटमेंट देने में, जारी करने में अब भी यकीन कर रहे हैं, जबकि हमें अब उसको डोमिनेट करने की जरूरत थी, उस पर डोमिनेट करने की जरूरत थी। क्या हमने जो एडवांटेजेस सिक्योर किए थे उन लड़ाइयों को जीतकर, क्या हम उन्हें अमली जामा नहीं पहना पाए? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, सन 47 और 48 से ही कश्मीर पे जब इन्वेजन हुआ, तब से ही भारत युद्ध की जो विभीषिका है उसको झेल रहा है। सन 62 में हमारी करारी शिकस्त हुई और उसके लिए भी सरकारें ही जिम्मेदार थी, क्योंकि जब CNC गए थे नेहरू साहब के पास कि हमें अपनी आर्मी को थोड़ा मॉडर्नाइज करना चाहिए, थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए, तब उन्होंने कहा था, कह रहे हमने तो किसी से लड़ना ही नहीं है, हम तो बल्कि इस आर्मी को भी थोड़ा सा डाउनसाइज करना चाहिए। और लोगों से खेती करवाई गई, लोगों से बैरक्स बनवाए, उनको ट्रुप लेवर की तरह इस्तेमाल किया गया और नतीजा आपने 1962 में देखा। 65 और उस वल्नरेबिलिटी को देखते हुए पाकिस्तान ने 65 में हमला किया, क्योंकि कश्मीर उसके लिए बहुत प्रिय है, बहुत अहम है और उसकी नाक का सवाल है। 71 में भी यही हुआ। और आप ये देखिए, इतने लोगों को खोने के बाद, इतनी टेरिटरी जीतने के बाद, हमने शिमला एग्रीमेंट में सारी जमीनें वापस कर दी। इतना खून खराबा हुआ, भारत इतना गरीब देश था। और जनरल सैम मानेकशॉ का वो आपको स्टेटमेंट भी याद होगा, जब उन्होंने श्रीमती गांधी जी को ये कहा था कि आई थिंक दे हैव मेड ए मंकी आउट ऑफ यू। एंड बिकॉज वो एक समय था जब हम नेगोशिएट कर सकते थे या पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते थे कि मतलब हम उसको कि आप कश्मीर हमें दे दीजिए जो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली, और हम आपके युद्ध बंधक हैं जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उनको छोड़ देंगे। लेकिन भारत हमेशा, आप देखिए, चाहे वो मोहम्मद गौरी का अटैक हो, चाहे पाकिस्तान की ये हिमाकत हो, हम हमेशा वही करते हैं कि साहब जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। और जब तक हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक भारत अगर एक सुपर पावर की तरफ सोच भी रहा है तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मालदीव जैसे देश और छोटे छोटे देश हैं, तो हमें अपनी जो टेरिटरीज है उनको कंसोलिडेट करना चाहिए। विश्व में आप देखिए, इजराइल ने हमास को पूरा वो कर लिया, 45% उसके पास जगह थी, आज केवल 20% पैलेस्टाइन के पास रह गई है। तो आज विश्व में कोई आवाज नहीं उठा रहा, केवल भारत में ही ये सोच है कि साहब वो कहेंगे ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कोई कुछ नहीं कहता। आप अपने हुकूक के लिए लड़िए, आप अपने जो आपकी जो टेरिटोरियल गेम्स है उनके लिए लड़िए। आज बांग्लादेश को अगर हमने अपने राज्य में मिला लिया होता, अपने देश में, तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। तो ये सब चीजें देखते। जी करेक्ट दत्ता साहब, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है और इसी पॉइंट को आगे स्ट्रेच करते हुए संजीव साहब आपके पास आते हुए, हालांकि चाइना का जिक्र करना मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी चाइना से भी क्या भारत को कुछ सीखने की जरूरत है? चाइना की विस्तारवादी जो अप्रोच रहती है, हमने तो जीता हुआ सब दान में दे दिया, ऐसा लगता है पाकिस्तान से। हम इतने खुले दिल और बड़े विचारों वाले लोग हैं कि हमने जो जीता वो भी दे दिया। ऑन दी अदर एंड चाइना है
जो घुस करके छीन लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि छीन लिए, भाई बाद में देता भी नहीं है। कहने का मतलब यह है श्रीवास्तव साहब, क्या हमें भी यदि तटस्थ रहना है, हमें भी डोमिनेटिंग होना होगा, हमें भी दुनिया को दिखाना होगा कि भाई हम सिर्फ सहने के लिए नहीं है, हम प्रहार भी कर सकते हैं? क्योंकि जब तक हम कोई ऐसा एग्जाम्पल ज्यादा संख्या में नहीं देंगे तब तक तो लोग यही समझेंगे कि भाई सॉफ्ट टारगेट है, तो झेलता रहता है, झेल लेगा। नहीं, देखिए अब इस इमेज में बदलाव आ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आज का ये जो नया भारत, जैसे कि मैंने कहा, पिछले 10 वर्षों का अगर भारत का अप्रोच देखें तो उसमें एक सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। और चाहे वो आतंकवाद की प्रति बढ़ती हुई हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किए गए ऑपरेशन हो, या अब भारत का जो पावर प्रोजेक्शन है, भारत जिस तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो मामलों में एंगेज करता है, और पाकिस्तान के ऊपर तो 2 स्ट्राइक हमने की ही, चाइना के विरुद्ध भी एक बहुत ही रोबस्ट पोस्चर को हमने मेंटेन किया, और गलवान में जो घटना जो हुई उस पर भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके पहले डोकलाम में 2017 में जो चाइना ने हिमाकत की थी रोड कंस्ट्रक्शन करने की, उसको भी हमने एक आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन। माफी चाहूंगा सर आपको टोकने के लिए, हमने ये सब कुछ किया सर, बहुत अच्छी बात है, फिर भी हमारे बॉर्डर्स इतने ट्रबल्ड क्यों हैं सर? जब हम दूसरों को जवाब देने में सक्षम है, फिर भी हमारे जितने भी नेबर्स है वो हमें आंख क्यों दिखा पाते हैं? फिर देखिए कुणाल जी, ये जो बॉर्डर का जो ट्रबल है वो हमारे इसके लिए जो बॉर्डर के अक्रॉस जो एलिमेंट्स हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। और अगर बॉर्डर ट्रबल्ड हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन सारी चीजों को सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। उसका जैसे कि मैंने जिक्र किया, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अन्य कहीं भी क्षेत्र हो, वहां पर हमने एक रोबस्ट अपना रिस्पांस दिया है। और ट्रबल्ड जो ऐसे मेकर्स हैं, जो ट्रबल मेकर्स हैं, उनको किस तरीके से डील किया जाता है, शक्ति के साथ जाहिर है कि उनको डील किया जाना चाहिए, और वो जो कार्य है वो सरकार ने किया है। आज की जो सरकार है वो सिर्फ घटनाओं को पेरीफेरी पर बैठ के देखने में यकीन नहीं करती, बल्कि उसमें प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन करके हम उसको शेप करने की कोशिश करते हैं और एक नियम आधारित व्यवस्था को बनाने की कोशिश करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि न सिर्फ हमारे अपने बॉर्डर्स पे, चाहे वो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर हो, या यदि इंडो पैसिफिक रीजन में भी किसी भी तरीके की हिमाकत चाइना करेगा तो भारत अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करते हुए वहां पर भी एक नियम आधारित व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अपना पूरा योगदान देगा। और भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी आज देखा जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अप्रोच में बदलाव आया है। पहले की सरकारें अवश्य थी, मैं मानता हूँ कि एक सीमा पर जो है बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि चाइना इससे नाराज हो जाएगा, इस तरीके का अप्रोच रहा करता था। पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा 26/11 जैसा उसने हमला कर दिया, उसके बाद भी एक सरकार ने यहाँ एक सिंगल रिस्पांस तक नहीं किया। तो अनेक कमजोरियां पहले की सरकारों में रही हैं और ये सब कमजोरियां दूर की जा रही हैं। और इसमें हमारा जो कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को हम विकसित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना जो रोबस्ट मिलिट्री पोस्चर, डिफेंस पोस्चर भी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ भी मजबूत कर रहे हैं। और देखिए कुणाल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे वो चाइना जैसी एक बड़ी विस्तारवादी शक्ति हो या पाकिस्तान जैसा एक आतंकपरस्त राष्ट्र हो, इन राष्ट्रों के साथ, इन एडवर्सरीज के साथ, इन ट्रबल मेकर्स के साथ यदि हमें बेहतर तरीके से डील करना है, उनके संबंधों को मैनेज करना है और शांति स्थापित करनी है, तो उसके लिए ताकत की आवश्यकता होगी। और ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये जो डिफेंस पोस्चर है, इसको हमें लगातार बना करके रखना होगा और जहां कहीं आवश्यकता हो हमें कार्रवाइयां करके दिखानी होगी। और मैं मानता हूँ दत्ता साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो कार्रवाइयां हैं वो की जानी चाहिए, समय समय पर की जानी चाहिए, ताकि इन एडवर्सरीज को ये जवाब मिलता रहे कि आज का ये जो भारत है वो सिर्फ घटनाओं को देखेगा नहीं, सिर्फ टॉलरेट नहीं करेगा, बल्कि उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करेगा। और इस तरीके के जो रिस्पॉन्सेस हैं ये सरकार ने किए हैं। लेकिन अब मेरा मानना है कि वो समय आ रहा है कि अगला भी कोई रिस्पॉन्स अवश्य होना चाहिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अभी भी भारत में साजिशें रच रहा है, यद्यपि कि पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद की आग में चल रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से उनकी सीधी एक तरह से जंग चल रही है, तालिबान की सरकार से जंग चल रही है। लेकिन अभी भी उन्होंने भारत के विरुद्ध जो है साजिशों करने का जो उनका एक मंसूबा रहता है वो अभी भी कायम है। तो उसके ऊपर प्रहार करने का
समय मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी आ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत सही फरमाया आप दोनों ने। एक तरफ हमें एजर्ट करने की भी जरूरत है और दूसरी तरफ हमें बातचीत करके चीजों को यानी डायलॉग के माध्यम से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की भी जरूरत है। दोनों का फाइन बैलेंस बेहद जरूरी है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े लहजों में और साफ शब्दों में पाकिस्तान को चिताया है, उससे यह स्पष्ट है कि अब पाकिस्तान अपने पुराने तरीकों से भारत को परेशान नहीं कर सकता और यदि ऐसा होता है तो उसे तगड़ा जवाब मिलेगा। मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।